चलिए ध्यान दीजिए। चलिए हो गया, अब यहाँ ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, आज का जो क्लास है हम लोग का, वो क्लास है आपका क्या, इंट्रोडक्शन, जिसे हम लोग देखेंगे कि पूरे साल हम लोग को क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस रहना है, जहाँ से आपको ट्वेल्थ में भी काम आएगा। कि 11th में बहुत कुछ ऐसा है जो आपका क्या कहाँ काम आएगा, ट्वेल्थ में। मतलब अगर हम कह सकते हैं आपके 11th के सेशन को आपका किसके तरह काम करेगा, बेस की तरह। और बेस या फाउंडेशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग रखिएगा, आगे ट्वेल्थ उतना ही अच्छा समझ में आएगा। बहुत लोग ऐसे बच्चे होते हैं कि 11th पढ़ते ही नहीं हैं, और जो लोग 11th पढ़ते हैं तो सीरियस नहीं होते, चीज़ों को ध्यान नहीं देते, तो उसका आपको कहीं ना कहीं लॉस मिलेगा ट्वेल्थ में। या जो बच्चे डायरेक्ट आते ट्वेल्थ में पढ़ते, 11th इधर उधर घूमते रह गए, मस्ती मजाक करते रह गए, तो इन सब का नतीजा आपको कहाँ मिलेगा, ट्वेल्थ में। कि ट्वेल्थ में बहुत कुछ है जो आपको कहाँ से नज़र आएगा, 11th से। तो हमेशा जो टारगेट है, आपका टारगेट याद रखना है कि 11th नीव 2025 में आपको टारगेट हमेशा कितने का रखना है, 100 आउट ऑफ 100 का। एक चीज़ की हम गारंटी देंगे कि जो भी कुछ हम पढ़ाएंगे, जो भी आपका नोट्स तैयार होगा, उससे एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, उससे ऊपर कहीं नहीं आ सकता। इसलिए 100 आउट ऑफ 100 की शुरुआत आपको करना है, क्योंकि हम सिर्फ गाइड करेंगे, हम बताएंगे कि आपको ऐसे चलना है, उस रास्ते पे चलना आप लोग को है। मेहनत आप लोग का होगा, सिर्फ मेरा एक डायरेक्शन होगा कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में ना चाह के इस डायरेक्शन में जाना है। करना आप लोग को है। 100 आउट ऑफ 100 की जो शुरुआत करनी है वो आप लोग को करनी है। ये चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, जो भी कुछ समझाया जाएगा, वो 100% आपको समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको बेस्ट फैकल्टी दिए जाएंगे। मैथ के लिए तो देख ही लिए गौरव भैया, फिजिक्स हम लेंगे, और केमिस्ट्री के लिए कौन लेगा, कोहिनूर। ठीक है, ये तीनों आपके बेस्ट है अपने अपने सब्जेक्ट पे। अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे अब करना क्या है पूरे साल, इसकी बात करते हैं। 11th में हमें करना क्या है पूरी साल, ये बात करते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना है। चलिए यहाँ फोकस हो जाइए, छोड़ दी बुक वगैरह का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बुक लिए फिर भी अच्छा, बुक हम आज तक उल्टाएगा नहीं साल भर, क्योंकि सारा मटेरियल हम देंगे, बुक का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बुक वगैरह छोड़ दीजिए, वो भी NCERT में कुछ है ही नहीं, पतली सी बुक में कुछ नहीं रहता है। NCERT बुक है तो सब कुछ, लेकिन रहता है बहुत कम। डायरेक्ट अगर देखिए, अगर NCERT ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको NCERT पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट टाइम NCERT पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अब कुछ चीज़ों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th से 11th में आते हैं, तो यहाँ 10th से 11th जैसे आते हैं, बहुत बड़ा जंप होता है। जंप हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे सिलेबस में, हमारे कंटेंट में जो होता है वो बहुत ज़्यादा जंप होता है। क्योंकि 10th तक हमारे कुछ ही चैप्टर थे जो लिमिट थे। जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर आपका ह्यूमन आइज, कलरफुल वर्ल्ड, फिर आपका था इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट था आपका मैग्नेटिज्म। ये 4 चैप्टर में आपका पूरा 10th फिजिक्स आपका क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब जब 11th में आ रहे हैं तो 11th में आपको 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे सिर्फ फिजिक्स के। मतलब 12 चैप्टर, अगर हम 10th की बात करें तो 12 चैप्टर में मेरा पूरा साइंस कंप्लीट हो गया था। फिजिक्स में आपका 4 था, बायोलॉजी में 3 मेन था, और केमिस्ट्री में 3 था। आपका एसिड बेस सॉल्ट, पहला आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल, एक और था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 4 चैप्टर मेन था केमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना था। बाकी सब तो स्किप कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, तो जब 10th से 11th में आते हैं तो हमारा जो सिलेबस होता है ये बहुत बड़ा जंप होता है। अगर ग्राफ हम देखा जाए, अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझा जाए, तो इधर समझ लीजिए हमारा क्लास है और इधर कंटेंट है जो हमें पढ़ना है।
तो 10th तक जो होता है ना, 10th तक क्या होता है, हमारा ऐसा सिलेबस डिज़ाइन है कि 10th तक सब कुछ इक्वली चलता है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाता है, कंटेंट बुक में वैसे वैसे बढ़ते जाता है। मतलब एक क्लास जंप किए, 9 to 10th आए तो सिलेबस उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन जैसे 10th के बाद आप आते हैं, जैसे 10th के बाद आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए, 10th पे। कहाँ पहुँचे, 10th। अब जैसे 10th से 11th में आएंगे, इस ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में बहुत बड़ा जंप आता है। जैसे 11th में जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, बहुत जंप। मतलब क्लास तो एक बढ़ेगा, क्लास एक बढ़ेगा, क्लास एक बढ़ेगा, लेकिन आपका कंटेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कंटेंट आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको 12 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किस में पढ़ना है, फिजिक्स में। ऐसा सेम चैप्टर आपका कहाँ देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में भी। अगर किन्हीं का बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में भी इतना ही चैप्टर आपको लगभग देखने को मिलते हैं। और इन सब में मैथ, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम लेता है, वो टाइम कौन लेगा, आपका फिजिक्स सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। चाहे वो 11th की बात करें या 12th की बात करें, फिजिक्स आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको कवर करते 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 आपका पूरा सेशन एंड हो जाता है। अब हम जो पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सीक्वेंस लेक्चर आएगा। हर दिन आपका हर एक क्लास में एक नया लेक्चर देखने को मिलेगा। उस लेक्चर से आपको आपको तैयार करना है, थ्योरी अपना अपना सारे लोग तैयार करेंगे, नोट्स खुद से बनाएंगे सारे लोग अपना अपना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अपना कॉपी ले लीजिएगा, उसका थ्योरी आपको तैयार करना है, ठीक है। अब जैसे आपका हो जाएगा लगभग 10 क्लास के बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, वर्क। जैसे वर्क में आपके MCQ टाइप क्वेश्चन जाएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन जाएगी। दूसरा आपका क्या जाएगा, TRQ टाइप्स, मतलब टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। जो टॉपिक आपके क्लास में डिस्कशन हो जाएगा उससे रिलेटेड क्या मिलने लगेगा, क्वेश्चन। जैसे 10 क्लास हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डाटा बहुत कम होगा, 10 से 15 क्लास होते होते डाटा इतना हो जाएगा, सफिशिएंट डाटा हो जाएगा, ताकि आपसे क्वेश्चन क्या होने लगेगा, सॉल्व होने लगेगा। तो जैसे 10 या 12 क्लास होने लगेगा तो आपका क्या आने लगेगा, TRQ। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे 1 क्लास या 2 क्लास 3 क्लास में, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप से आपके टेस्ट हो गए। एक तो आपका मॉडिफाइड सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये सब्जेक्टिव टेस्ट आपका हर एक 15 दिन के अंतराल में होगा, या पहला टेस्ट तो लंबे टाइम मिलेंगे। पहला टेस्ट आपके 21 दिन के अंतराल पे होगा, फिर ये आपका दिन क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। फिर अगला टेस्ट जो होगा वो कितने दिन में होगा, 15 दिन में। क्योंकि पहला टेस्ट होते होते पहले कुछ पढ़ेंगे तब तो टेस्ट लेंगे, तो पहला चैप्टर को कंप्लीट करते करते लगभग 21 से 25 दिन लग ही जाएगा। तो इतने में उसके बाद एक टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। फिर इसी तरह आपका कैसा टेस्ट होगा, MCQ टेस्ट होगा। फिर डाउट सेशन आपका होगा। डाउट सेशन देखिए 2 तरीके से डाउट सेशन होगा। एक डाउट आपका क्लास में ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि अगर आज कुछ पढ़े, मे बी जब हम समझा रहे तब कोई डाउट रहे, उस समय पूछ के उसको क्लियर कर लीजिए। अगर यहाँ नहीं पूछ पाए, घर गए, रिवीजन किए, फिर कोई डाउट रह गया तो अगले क्लास में आइए, तो पहले अपने डाउट क्वेश्चन को ही क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आगे हमको बढ़ने दिए कि हाँ तभी आगे बढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, डाउट पूछ लेंगे। उसके बाद अगर चैप्टर एंड हो गया, डाउट नहीं रहा क्लास के दौरान, चैप्टर एंड हो गया, आपने रिवीजन किया, जैसे टेस्ट के टाइम पे क्या करेंगे, आप चैप्टर को रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर जब रिवीजन कीजिएगा तब तो डाउट हो सकता है कि मे भी हो, तो इसके लिए आपका क्या रखा जाता है, डाउट सेशन। और ये डाउट सेशन आपका कब रखा जाता है, संडे को। डाउट सेशन किस दिन रखा जाता है, संडे को, ठीक है। संडे को आपका 1-2 घंटे का क्लास चलता है, जिसमें पूरे चैप्टर का डाउट होता है। उस दिन सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाता है, जो भी उस चैप्टर से आपका डाउट है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है, उस डाउट को आप संडे को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं।
चैप्टर एंड होगा, पूछ लिया जाएगा कि डाउट है तो डाउट सेशन रख दिया जाएगा, वो भी किस दिन, संडे को। वो लंबा चलता है क्लास, इसलिए क्या रखते हैं, संडे को। सबका 12th वाले का, 10th वाले का, सबका डाउट सेशन होता है, तो वो क्लास लंबा चलता है, इसका संडे को रखा जाता है कि आपका टाइम का कोई लिमिटेशन ना हो, जब तक डाउट है तब तक क्लियर करके बच्चे जाएँ। तो डाउट सेशन आपका रखा जाएगा। माइंड मैप आपको खुद से तैयार करना है हर एक चैप्टर का। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको खुद से करना है, जिससे आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। चैप्टर एंड होगा, माइंड मैप तैयार कर लीजिए, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स है, उसको एक पेज में, उसको सोचिए कि एक पेज में कवर करें, कि एक पेज को देखे तो मेरा पूरा चैप्टर मेरा रिकॉल हो जाए, कि हमने क्या क्या पढ़ा है वो पूरा चैप्टर मेरा रिकॉल हो जाए एक ही पेज में। तो माइंड मैप को तैयार कीजिए। आगे फिर आपका क्या क्या पढ़ना है स्टार्ट करें। अब हमारा जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 देखिए। चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, किसी में भी नहीं, ना ही बोर्ड में आपका पूछेगा, ना ही किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी में भी क्या पूछा जाएगा आपका, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो सिर्फ फिजिक्स के बारे में जानेंगे और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, बस इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिक्स का। चैप्टर 2 से आपका मेन आपका 11th स्टार्ट होता है, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको हर टाइम काम देंगे, चाहे आप बोर्ड्स के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं या कम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हर समय आपको यूज़ करेगा ये सब चैप्टर। जैसे यूनिट एंड मेज़रमेंट, इससे आपके हर जगह क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आएगा, नीट के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन, आपके आईटी के 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मतलब 1 क्वेश्चन इससे आता है यूनिट डायमेंशन से। तो यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 2 साल तो काम देगा भी 11th-12th में, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन जैसे निकालेंगे तो वो पूरे साल आपको काम देगा। तो इसमें हम लोग किसके बारे में समझेंगे, यूनिट एंड मेज़रमेंट वाले चैप्टर में हम लोग आपके पहले समझेंगे यूनिट को, फिर समझेंगे हम लोग डायमेंशन को, क्या होता है बताइए सर, डायमेंशन को, और फिर हम लोग समझेंगे किसको, मेज़रमेंट को। फिर हम लोग क्या समझेंगे, मेज़रमेंट को। देखिए यूनिट तो अब तक हम लोग जान ही रहे, यूनिट हम लोग पढ़ के आए हैं, 9th-10th में भी यूनिट था। जैसे करंट का यूनिट आप लोग याद किए थे, एम्पियर, है ना, याद किए थे ना। पावर का यूनिट किए थे याद, वॉट। तो ये सब यूनिट हम लोग कुछ याद करके, लेकिन डायमेंशन एक ऐसा चीज़ है जो आपके प्योर 11th में है, तो इसको सीखेंगे इन डिटेल। फिर हम लोग समझेंगे मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, इसकी बात करेंगे। फिर जो आपका 3rd चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब एक सच्चाई जान लीजिए, अगर न्यूमेरिकल फिजिक्स में अच्छा लगाना है लेवल का क्वेश्चन, तो ये सब चैप्टर आपको हमेशा काम देगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठिएगा तो एक लेवल का न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, और उसमें आपका जो भी कुछ यहाँ पढ़े, चाहे ये दोनों साल की हम बात कर रहे हैं, 11th की बात कर रहे हैं और 12th की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब 12th के बच्चे को न्यूमेरिकल कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन जब कराते हैं, तो उसमें आपके 11th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे और बहुत सारे फॉर्मूले भी यूज़ होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी कुछ 11th में पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके आपका फर्स्ट बुक। ये जो चैप्टर जितने यहाँ पे आपको लिखे हुए, ये आपके फर्स्ट बुक के हैं। हमारा 2 बुक चलता है ना, फिजिक्स का 2 बुक है, तो फर्स्ट बुक का ये 7 चैप्टर या 8 चैप्टर है, ठीक है। तो आपका क्या है, 3rd चैप्टर क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हालांकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, क्लास 9th में। इसमें पढ़े होगे आप लोग, डिस्टेंस पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़े होगे, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, ये सब को याद है, 9th में पढ़े थे। याद है कि सब गया, सब गया, चलिए कोई नहीं, गया तो जाने दीजिए, फिर से उसको अच्छे से कलेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, गया तो गया। अच्छा, चैप्टर 3 हो गया 3rd। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 तरह के आपके डायमेंशन होते हैं, एक होता है 1 डायमेंशन मोशन और दूसरा होता है 2 डायमेंशन मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करेंगे तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन होगा। 1 डायमेंशन मतलब किसी भी एक लाइन पे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे हमारा ट्रेन चल रहा है तो किसी एक एक्सिस को फॉलो कर रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो,
जनरली तो हम लोग चल रहे तो हॉरिजेंटली चल रहे, तो एक्स एक्सिस को फॉलो करा तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन। या एक रॉकेट आपका जा रहा है तो वो वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो इसके मोशन को भी क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। चैप्टर 4 जैसे आएंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन। अब अगर यहाँ पे एक मच्छर है तो ये मच्छर पूरे बोर्ड पे आपका इधर उधर भटकेगा, या एक चींटी है तो ये चींटी आपका इधर उधर कहीं भी जा सकता है, तो चींटी के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन। और ये बोर्ड हमारा क्या एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर कोई मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन। अब ये दोनों जो चैप्टर है थर्ड और फोर्थ चैप्टर में सिर्फ हम मोशन के बारे में जानेंगे, कि हाँ मोशन हो रहा है, उसके रीज़न को नहीं समझेंगे कि क्यों हो रहा है। अगर रीज़न को समझना है तो अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे काउज़ क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो कहाँ जानेंगे, चैप्टर 5 में, और वहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन भी पढ़े हुए है, कहाँ, 9th में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। कुछ तो रिकॉल होगा, कुछ तो याद है ना कि हाँ ये सब पढ़े हैं, नहीं डेफिनेशन याद है, नाम तो याद है कि न्यूटन भाई साहब आए थे, फर्स्ट लॉ पढ़ाए थे। हाँ नहीं, सर पे जो गिरा वो बकवास है, वो हवा बन गया कि हाँ सर पे गिरा था, वो बकवास है। चलिए चैप्टर 5 में हम लोग क्या देखेंगे, लॉ ऑफ मोशन में क्या देखेंगे, काउज़ जानेंगे। इसमें क्या समझेंगे, काउज़ समझेंगे। किसका काउज़ समझेंगे, मोशन का। किसका काउज़ समझेंगे, मोशन का। कि अगर कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, काउज़ क्या है, ये जानेंगे। चैप्टर 6 की अगर बात करते हैं, चैप्टर 6 आपका है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और ये वर्क, एनर्जी एंड पावर भी कहाँ पढ़े थे, क्लास 9th में। ये भी 9th का चैप्टर है, तो 9th का चैप्टर आपको 11th में टच कर रहा है ना। तो 9th का चैप्टर 11th में टच कर रहा है। 9th में ना हम लोग को ऊपर नॉलेज दे दिया गया था कि ये चीज़ है। अब इसका डेप्थ नॉलेज हमें कहाँ मिलेगा, 11th में। और जो कुछ हम लोग 10th में पढ़ के आए ना सर, वो हम लोग को, हाँ वो कहाँ नज़र आएगा, 12th में। जैसे हमने 10th का इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चैप्टर बताते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, वो आपको 12th में नज़र आएगा। आपका ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो आपको 12th में नज़र आएगा। मैग्नेटिज्म, वो आपके 10th में, वो आपको 12th में नज़र आएगा। तो जो कुछ 9th में पढ़े वो हमें नज़र आएगा 11th में, जो कुछ 10th में पढ़े वो हमें कहाँ नज़र आएगा, 12th में। तो चैप्टर 6 हमारा क्या हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर। चैप्टर 7 की बात करते हैं, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रहा है तो क्यों रोटेट कर रहा है, वो कहाँ हम लोग देखेंगे, आपके रोटेशनल मोशन में। और चैप्टर 8 क्या है, ग्रेविटेशन। ये तो पढ़े 9th में भी, चैप्टर 8 आपका 9th में ही पढ़े ग्रेविटेशन, चैप्टर 7 नहीं पढ़े हैं। आगे, ये तो फर्स्ट बुक की बात थी, अभी ये हम लोग सेकेंड बुक की बात कर रहे हैं। सेकेंड बुक में हमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो 6 महीने आपको मेहनत करना है किस पे, फर्स्ट बुक पे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा 6 महीना इस फर्स्ट बुक पे कमांड कर लेगा, सेकेंड बुक तो फिर इजी लगेगा उनके लिए, क्योंकि सेकेंड बुक थोड़ा थ्योरिकल आ जाता है। इसमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स जो वगैरह आएगा, जो भी फार्मूला डिराइव होगा, वो सब आएगा फर्स्ट बुक में। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा करके। और जो सेकेंड बुक में जैसे आते हैं, यहाँ से थोड़ा क्या आ जाएगा, आपका थ्योरी आएगा। इसमें ज़्यादा थ्योरी आपको देखना होगा, सारा थ्योरिकल चैप्टर। इसमें जितना भी आपका सेकेंड बुक है वो थ्योरिकल चैप्टर है। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में आपका 2 चीज़ आ रहा है। फ्लूइड में कौन कौन आएगा बताइए। फ्लूइड मतलब समझते हैं, फ्लूइड मतलब जो कुछ भी बह रहा है वो क्या है, फ्लूइड है। मतलब जिसको आपको छोड़ने पे वो बहने लगे, वो आपका फ्लूइड है। कौन कौन होगा फ्लूइड के एग्जांपल दीजिए। हाँ, कौन बोलता है, एक तो गैस होगा और लिक्विड। यस सर, फ्लूइड में आपका क्या आ जाएगा, आपका लिक्विड और गैस। ये दोनों में प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों क्या होता है, फ्लो कर सकता है, बह सकता है। तो उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टी कहाँ देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। चैप्टर 11 में आएंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखेंगे। चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी। चैप्टर 4 ऑसिलेशन। और चैप्टर 15 क्या पढ़ेगा, वेव। और यहाँ पे आपका कंप्लीट।
कुछ चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। सेकेंड बुक का कुछ चैप्टर है जो स्किप किया जाता है, क्योंकि वेव के बारे में हम लोग वापस से आपके क्लास 12 में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे आपका ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका आता है वेव्स, या आपका 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 7, तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं वेव के बारे में। तो कुछ कुछ चैप्टर को 11th में क्या किया जाता है, स्किप कर देते हैं, जो चैप्टर आपका 12th में काम आता है। लेकिन फर्स्ट बुक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बार बार बता रहे कि सारा कहानी आपका किससे समझा जाएगा, फर्स्ट बुक से। फर्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सिलेबस को फटाफट नोट डाउन करेंगे, कॉपी खोलिए सारे बच्चे। कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट बुक का सारे चैप्टर को नोट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। फर्स्ट बुक का एक एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसका सारे चैप्टर पे एकदम प्रॉपर फोकस होकर चीज़ों को सीखना है। अच्छा, कौन कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं? सीबीएसई वाले कितने हैं? सीबीएसई वाले 1 2, और बीएसई वाले, बीएसईबी वाले, ठीक है। चलिए चलिए, थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न अलग है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन ये है कि दोनों एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे, दोनों का सिलेबस सेम है, कंटेंट दोनों का सेम जाएगा। सीबीएसई वाले और बीएसई वाले थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, बाकी सब कुछ पढ़ना वही है। हो गया? चलो सेकेंड बुक का नोट कीजिए। हो गया? चलिए
हो गया था, लिख लीजिए ना। चले हेडिंग लगाइए, चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ फिजिक्स के बारे में हमें क्या बताएगा, इंट्रोडक्शन देगा कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है क्या, इसके बारे में हमें कौन आपका नॉलेज देगा, फिजिकल वर्ल्ड। कोई बता सकते हैं फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स? हाँ बोलिए, बोलिए सही या गलत, कुछ तो बोलिए, देखिए कुछ तो बोलिएगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी का यही कह रहा है, एनसीईआरटी भी, कि स्टडी ऑफ नेचर, सिंपल एक शब्द में स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमेना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब हमारे आसपास, हमारे नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहा है उनका स्टडी करना ही फिजिक्स है। क्या नहीं है फिजिक्स, ये बोलिए। हमारे आसपास जो भी कुछ है सब कुछ है फिजिक्स। यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स यहाँ पे लग रहा है, बता सकते हैं? बताइए। पढ़े ऐसा तो नहीं कि नया कुछ भी आ रहा है, सब कुछ पढ़ के आप लोग आए हैं। यहाँ पे हम लिख पाए, क्यों लिख पाए? इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़े थे ना बचपन में, कई पढ़े होंगे, फ्रिक्शन की वजह से कॉपी में लिख पाते हैं, तो है ना फ्रिक्शन। यहाँ भी फिजिक्स है। और बताइए और क्या हो सकता है? हम खड़े हैं, हम पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हम क्या है? अर्थ के साथ चिपके हुए हैं। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता तो हम भी हवा में उड़ते हैं। तो यहाँ भी क्या है? फिजिक्स है जिसके काम कर रहे हैं। इवन आप देख रहे हैं स्टार आपका ट्विंकलिंग कर रहा है, ये भी तो एक नेचर फिनोमेना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्लास 10th में पढ़ के आए, ये भी आपका क्या है? फिजिक्स है। हमारा अर्थ आपका रोटेशन कर रहा है या रेवोल्यूशन कर रहा है, इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स है। तो नेचर में होने वाली वो सारी घटनाएं, सारा फिनोमेना जिसका हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? फिजिक्स है। सब कुछ फिजिक्स है। इतना माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो सब क्या है? फिजिक्स है। यहाँ अगर पंखा आपका घूम रहा है तो पंखा के पीछे भी क्या है? एक आपका क्या लगा है? फिजिक्स है। पीछे क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक मोटर। कहाँ पढ़े थे इलेक्ट्रिक मोटर? बायो में, फिजिक्स में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ के है ना क्लास 10th में, कहाँ पढ़े थे? आपके फिजिक्स में। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमेना है। एक लाइन में आपको फिजिक्स याद रखना है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है। अब कोई बता सकते हैं साइंस का क्या मतलब है? साइंस के बारे में कोई कुछ बता सकते हैं? साइंस पढ़ने आए, साइंस लिए आप लोग, साइंस के बारे में कोई कुछ बताइए।
हाँ जैसे बोलना बोलिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। आप बताइए साइंस के बारे में, बोलिए कोई कुछ। ध्यान दीजिए, साइंस आपका एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? कौन से वर्ड से बना है? साइंटिया एक लैटिन वर्ड है, उससे आपका क्या बना है? साइंस। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिससे क्या बना है? साइंस, जिसका सिंपली मतलब होता है टू नो। जिसका सिंपली मतलब क्या होता है? टू नो। किसी भी चीज़ को जानना ही वो क्या है? साइंस है। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी चीज़ को जानना ही क्या है? साइंस है। साइंस का सिंपल मतलब क्या होता है? टू नो। किसी भी चीज़ को जाने, देख रहे आप देखते होगे सोशल साइंस, उसके अंदर कौन सा बायोलॉजी फिजिक्स आ रहा है, फिर भी साइंस जोड़ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं लैंग्वेज साइंस, जब ऑनर्स वगैरह जब आप आगे जाइएगा तो आप ऑनर्स आप ग्रेजुएट हो सकते हैं लैंग्वेज साइंस से भी। तो लैंग्वेज में कौन सा साइंस आ रहा है? तो साइंस, एक बात याद रखिए, साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है। साइंस क्या है? किसी भी चीज़ को जानने को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस। लेकिन जानना कैसे है? सीक्वेंस में। कैसे जानना है? सीक्वेंस में। जैसे हम आपको बताते हैं, एक नर्सरी का बच्चा है, उसको आपको पढ़ाना है। आप कैसे पढ़ाइएगा? सबसे पहले उसको सिखाइएगा सेंटेंस, सिखाइएगा ना उसको सबसे पहले सेंटेंस। देखे, नर्सरी के बच्चे को हम लोग सबसे पहले क्या सिखाएंगे? सेंटेंस। ABCD थोड़ी सिखाएंगे उसको, बोलेगा आओ बेटा आओ सीखो सेंटेंस। तो साइंस का मतलब होता है कि सीक्वेंस से चलना है। जैसे कि अगर नर्सरी का कोई बच्चा है तो उसको सबसे पहले क्या सिखाएंगे? ABCD, फिर उससे क्या बनाने सिखाएंगे? वर्ड बनाएगा, तब तो वो वर्ड से फिर सेंटेंस बनाना सीखेगा। फिर आपका भर्व सीखेगा, नाउन सीखेगा, प्रोनाउन सीखेगा, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेगा। ठीक उसी प्रकार साइंस भी क्या है? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सीक्वेंस है। और अगर आप देखा जाए तो आप इस चीज़ को नोटिस किए होंगे क्लास 10th में, कि आपका जो सिलेबस है साइंस का, वो इसी बेसिस पे आपका पैटर्न तैयार किया गया है। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किसको पढ़ाया गया था? अगर हम कोई भी, आप चाहे फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, बायोलॉजी लीजिए, तीनों को एक साइंस जो है वो एकदम सीक्वेंस में रखा है। सबसे पहले हम अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको किसके बारे में नॉलेज दिया गया? लाइट के बारे में। फिर लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना को बताया गया। लाइट से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेना हमें को पढ़ाया गया क्लास 10th में? रिफ्लेक्शन, और फिर क्या पढ़ाया गया? रिफ्रैक्शन। ये दो फिनोमेना को आपको समझाया गया। अगर ये दोनों फिनोमेना को समझना है हमें, तो बिना लाइट के नॉलेज का क्या ये दोनों फिनोमेना समझ सकते थे क्या? सोचिए ज़रा। इसलिए स्टार्टिंग में हमको सबसे पहले क्या पढ़ाया गया? लाइट। पहला ही टॉपिक था लाइट, फिर उससे रिलेटेड दो फिनोमेना पढ़ाया गया। आगे बढ़े तो लाइट से रिलेटेड एक और चैप्टर था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वहाँ भी तो लाइट का बहुत कुछ यूज़ हो रहा था। रिफ्रैक्शन वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन था, है ना, हम आँखों से कैसे चीज़ों को देख पा रहे, उन सब के बारे में बताया था। तो वो सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? लाइट। तो सिलेबस को इसी तरह अरेंज कराया गया कि पहले आप लाइट पढ़ लीजिए, लाइट समझ गए, रिफ्लेक्शन समझ लीजिए, ये समझ गए, अब आप क्या समझिए? रिफ्रैक्शन, फिर समझिए ह्यूमन आई। तो हमारा पैटर्न इसी तरह बना हुआ है। आपका बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में था सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, वो भी साइंस का पार्ट है, वो भी बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ाया गया। लाइफ प्रोसेस क्या है जान लीजिए, कि बॉडी को मेंटेन करके रखने वाला वो सारा प्रोसेस जो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है वो लाइफ प्रोसेस है। उसके अंदर कौन कौन से आपके प्रोसेस आ रहे हैं? जैसे न्यूट्रिशन है, पहले न्यूट्रिशन समझाया गया, फिर आपका क्या समझाएगा? रेस्पिरेशन, फिर आपका समझाएगा सर्कुलेशन। इस तरह से आपका सीक्वेंस से क्या है चीज़ों को क्या गया बनाया गया है। तो साइंस क्या है? कोई भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं वो साइंस हो सकता है, शर्त ये कि आप एक सीक्वेंस से उसको पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? वो सब्जेक्ट आपका क्या है? साइंस है। तो साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस क्या है? एक पढ़ने का तरीका है, किसी चीज़ को जानने का क्या है? तरीका है। सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट है। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को डिस्कवर करता है तो बता सकते हैं वो किस बेसिस पे अपना एक्सपेरिमेंट करता है? अगर मान के चलिए कि आप अगर आगे चल के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा? जैसे वही फेमस कहानी, एप्पल गिरा किसके माथा पे? न्यूटन के माथा पे। हाँ हाँ,
तो लॉ दे दिया, ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिए, साइंटिस्ट के काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। हमारा सोचना और उनके सोचने में आपका क्या बहुत अंतर है। साइंटिस्ट देखिए किसी भी चीज़ को पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी फिनोमेना को। अगर हम न्यूटन का इस फेमस वाला आपका ले रहे, एप्पल उनके सर पे गिरा, अगर उनकी बात करते हैं तो उन्होंने एक दिन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं दिया कि ग्रेविटेशन हर जगह है, एक दिन नहीं लगा। ग्रेविटेशन के बारे में बहुत पहले आपके गैलीलियो ने भी बोल के गए थे। कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे, 9th में था ना कैपलर्स लॉ। गैलीलियो हो गए, कैपलर्स हो गए, ये सब बहुत पहले, न्यूटन के बहुत पहले ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बातें लिख के गए थे। अब न्यूटन ने क्या किया, जब सेब उनके सर पे गिरा, आप लोग के अकॉर्डिंग सेब उनके सर पे गिरा, तब उन्होंने क्या देखा, उनके माथे में सबसे पहले देखिए साइंटिस्ट के अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और जो भी कुछ है, ध्यान दीजिए, आज तक जो भी कुछ डिस्कवर हुआ है वो आपके कल्पना पर आधारित है। सबसे पहले लोगों ने कल्पना किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और चीज़ों को माना गया कि हाँ ये मान सकते कि ऐसा हो रहा होगा, तभी किसी चीज़ का डिस्कवर हुआ है। तो जब उनके सामने से एप्पल गिरा तो उनमें सोच में पड़े, उनके अंदर एक क्वेश्चन जगा कि अगर ये गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ये गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। किसी भी फिनोमेना को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं, ध्यानपूर्वक चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले वो लोग क्या देखते हैं, किसी भी फिनोमेना को क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद उनको क्या करते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे एक बार हम किसी एक्सपेरिमेंट को किए और कोई रिज़ल्ट पे आ गए, तो मे बी वो एक्सपेरिमेंट मेरा तुक्का भी हो सकता है। दोबारा किए तो रिज़ल्ट नहीं मिला। तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके कोई भी नियम या लॉ नहीं बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या किया जाता है, बार बार रिपीट। और अगर आगे जाइएगा, जब बीटेक वगैरह कीजिएगा तो आप लैब में जाइएगा ना, तो आपको कम से कम मिनिमम कितना बार बोलता है कि मिनिमम 5 एक्सपेरिमेंट कीजिए, 5 ऑब्जर्वेशन कीजिए, तब मेरे पास लेके आइए। जब आपको लैब वगैरह कराया जाएगा स्कूल में, वहाँ भी टीचर आपको बताएगी कि कम से कम आप 5 बार आप क्या कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसके बाद आप लेके आइए मेरे पास रिज़ल्ट। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि मे बी मेरा तुक्का लग जाए और जो हम सोच रहे थे वो हो गया, और अगले बार किए तो वैसा नहीं हुआ। तो एक ऑब्जर्वेशन से और एक एक्सपेरिमेंट से आपका लॉ नहीं बनता। कोई भी साइंटिस्ट इसको बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे इनके पास क्या गिरा, सेब गिरा, तो ये एक ही जगह उनके जहाँ थे वहीं पे गिरा। तो ऐसा नहीं कि वहीं पे उन्होंने लॉ दे दिया, वो लेके गए, हर जगह गिरा के देखे कि क्या हर जगह ये नीचे ही गिर रहा है, कहीं ऊपर भी नहीं जा रहा है ना। तो बार बार उन्होंने ऑब्जर्वेशन लेके हाँ ये नीचे गिर रहा है, उसके एक्सपेरिमेंट किए कि क्यों गिर रहा है। उसके बाद जाके उनके रीज़न पे जाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो रीज़न क्या पता चला कि एक फ़ोर्स है। रीज़न क्या पता चला, एक फ़ोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। तब जाके आगे जाके और भी जो भी साइंटिस्ट थे उनके नॉलेज को इकट्ठा किया और उनके बेसिस पे उन्होंने एक फ़ोर्स का नाम दिया। और वो फ़ोर्स कौन था आपका, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। वो फ़ोर्स आपका क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि अर्थ के सेंटर से एक फोर्स लगता है जो चीज़ों को क्या करता है, अर्थ अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो साइंटिस्ट के काम करने का तरीका क्या है, अलग है। अच्छा, हमें थोड़ा बताइएगा, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस बताइए। कोई 3 चीज़ हम बताएं यहाँ पे, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस बताइए, तब जाने। सब नाम तो सब लोग सुने हैं, साइंस जान रहे हैं, इंजीनियरिंग जान रहे हैं, टेक्नोलॉजी जान रहे हैं। इन तीनों में आप बताइए अंतर क्या है, इन तीनों में आप बताइए अंतर क्या है। कोई बच्चा बताइए इन तीनों में अंतर क्या है, कोई बता सकते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, साइंस का क्या मतलब होता है, देखिए किसी चीज़ को पढ़ लिए नॉलेज इकट्ठा कर लिए, वो साइंस है। जैसे
हमें पता है कि स्टीम किसी चीज़ पे क्या लगाता है, प्रेशर। स्टीम किसी चीज़ पे क्या लगाता है, प्रेशर। कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब हम लोग चावल बनाते हैं और प्लेट से ढक देते हैं तो जैसे पानी बॉयल होने लगता है तो वो प्लेट खुद पे खुद क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, वो चाय बना रहे थे और चाय के केतली पे क्या रखे हुए थे, अपना ढक्कन रखे हुए थे। और जब वो चाय खोलने लगा तो देखे कि केतली अपने आप क्या हो गया, गिर गया। तो उन्हें तो एक पहला बार जब देखे तो उन्हें लगा हो सकता है मे बी किसी तरह गिर गया होगा। फिर क्या कि ढक्कन वापस से केतली पे रखे और उस पर एक बड़ा सा ईंटा रख दिए और फिर अपने काम पे चल गए। थोड़े टाइम में देखे कि वो ईंटा सहित गिर गया। अब यहाँ से उनके माथे में एक क्वेश्चन घूमना स्टार्ट हुआ दिमाग में कि क्या रीज़न है कि ये प्लेट बार बार गिर रहा है। तब उन्होंने देखा कि जब आपका वाटर क्या होता है, बॉयल होने लगता है तो एक वेपर बनता है और ये वेपर उस लीड पे, उस ढक्कन पे क्या लगा रहा था, प्रेशर। और उस प्रेशर के कारण वो ढक्कन क्या हो जा रहा था, गिर जा रहा था। तो यहाँ से आपका आया साइंस कि आपका स्टीम जो है, स्टीम या वेपर जो है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। इसके बारे में जान लिए, इनके बारे में लिख लिए, ये साइंस था। अब इसका यूज़ करके अगर आप किसी चीज़ को डिस्कवर कर दिए, किसी चीज़ को बना दिए इसी नॉलेज के बेसिस पे, तो वो क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग। जैसे इस नॉलेज पे क्या बना, सबसे पहले बना स्टीम इंजन। इसी फिनोमेना पे काम होता है। स्टीम इंजन देखे है, नहीं देखे, गदर मूवी नहीं देखे, कोयला बाप बेटा डाल रहा है एकदम, देखे है ना, पुराना वाला गदर है ना, कोयला डाल रहा है, धुआं हो रहा है, भाप बन रहा है, उससे क्या चल रहा है ट्रेन। तो पहले हम लोग का क्या चल रहा था, स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन किस पे आपके बेस था, साइंस पे। तो साइंस में हमने देख लिया कि स्टीम किसी चीज़ पे क्या लगा रहा है, प्रेशर, धक्का लगा रहा है। लेकिन इसका यूज़ करके हमने कुछ इन्वेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका इंजीनियरिंग। अब टेक्नोलॉजी बताइए क्या है, दो चीज़ तो हम बता दिए, एक चीज़ आप लोग बताइए। नॉलेज इकट्ठा कर लिए किसी चीज़ को देखकर, वो हो गया साइंस। उससे किसी चीज़ को बना दी उसी नॉलेज के बेसिस पे, वो हो गया इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी क्या है, कोई ये बताइए तब जाने, बताइए। आप बोलिए, बोलने में देखिए, जब तक बोलिएगा नहीं खुल के तब तक सीखिएगा नहीं। टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस बकवास छोड़ के बोलिए, कुछ मन में तो बोलिए। टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, एवोल्यूशन होना और चीज़ों को आसान बनाना, वो टेक्नोलॉजी। ये अच्छा था। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो चीज़ हमने खोज लिया, जैसे हमने मोबाइल, ऐसा थोड़ी कि आज आया, मोबाइल तो बहुत पहले आया ना। मोबाइल में पहले आया क्या, लॉकिंग कैसे करते थे, पासवर्ड डालते थे, 5 या 6 लेटर डालते थे, वो हो गया पासवर्ड। उसको डालने में इंसान को तकलीफ़ होने लगा कि 5 को दाबने में दिक्कत होता है। फिर क्या आया, पैटर्न, जो हमारे काम को क्या कर रहा है, ईजी। 5 को दाबने में दिक्कत हो रहा था, ऐसे उंगली घुमाने में आसान हो रहा था। पैटर्न आया तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी विकसित हुआ। अब उंगली घुमाने में भी दिक्कत हो रहा था, दिक्कत नहीं हो रहा था, तो पीछे आया फिंगरप्रिंट। पहले कहाँ आया, पीछे आया। ये पीछे भी उंगली डालने में तकलीफ था। अब कहाँ आया, आगे, हाँ, फेस लॉक आया। फिर कहाँ आया, आगे। तो जो चीज़ें हमारे कामों को क्या कर रहा है, आसान कर रहा है, वो आपका क्या है, टेक्नोलॉजी। 3 इडियट नहीं देखे हैं, 3 इडियट देखे, 3 इडियट कौन कौन देखे, आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोग देखा है ना। उसमें भी वो फर्स्ट टाइम जब आमिर खान क्या बैठता है, कॉलेज में जाता है, वो टीचर बोलता है कि क्या है, वो जीप वाला एग्जाम्पल देते हैं, है ना, याद है, वो तो एक फेमस है, जीप वाला एग्जाम्पल देते हैं। तो वो भी क्या है, हमारे कामों को क्या कर रहा है, आसान। हमारे कामों को क्या कर रहा है, आसान। कोई भी चीज़ जो हमारे कामों को क्या कर दे रहा है, ईजी कर दे रहा है, आसान कर दे रहा है, वो आपका क्या बन जा रहा है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बेसिक सा डिफरेंस था। और फिजिकल वर्ल्ड में आपका कुछ भी नहीं है, बस यही सब है। कल से जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो मेन चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा, वो यूनिट एंड मेजरमेंट ही स्टार्ट होगा। फिजिकल वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटी वाली बुक में भी देख लीजिएगा, कुछ भी उसमें नहीं है। इसमें ना ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं। जो क्वेश्चन आपका बनता है, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो कल से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ बोले उस चीज़ को समझिएगा और नोट्स तैयार करते चलिएगा। नोट्स आपका तैयार करते चलिएगा, क्योंकि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, ये सारा चीज़ आपको देने के बाद आपका तुरंत क्या लेंगे, टेस्ट। और टेस्ट में नंबर कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से करिए, नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। केमिस्ट्री का अभी टाइम नहीं रखे, टाइम 1-2 दिन में केमिस्ट्री का बता देंगे, वो थोड़ा रजिस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
ओके।